अस्सलाम वालेकुम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरे बच्चों कि हमने फर्स्ट टर्म का जो आपका सिलेबस है वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया एंड वी हैव डन अ गुड पार्ट इन द सेकेंड टर्म एज वेल, जिसमें आपने प्लांट एनाटमी खसूसन ने पढ़ाई है बेटे, जिसमें प्लांट वाटर रिलेशंस या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो दूसरा उसका फिजियोलॉजी का यूनिट है वो भी सर ने कंप्लीट किया हुआ है बेटे। आज मैं यहाँ पर तीसरा यूनिट स्टार्ट करूंगा, मतलब ना एक और यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी का स्टार्ट करूंगा, सेकंड टर्म का तीसरा यूनिट, वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का बेटे जहां तक ताल्लुक है ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का एक अहम चैप्टर है बेटे। इसके बाद हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके बाद दैट वुड मार्क द एंड ऑफ 90% ऑफ योर 11th क्लास सिलेबस। अब फिर हमने सोचा, जो हम स्ट्रेटेजिकली हम सोच रहे हैं कि वो 90% आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद 10% हम अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि अब आपका प्रिपरेशन का टाइम आया है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर दैट 90% एंड आउट ऑफ 90 यू हैव टू डू ओनली देयर 70%, फिर आपने 70% कर लेना है। तो व्हाट इज अवर स्ट्रेटजी इज दैट प्लांट फिजियोलॉजी में और 2 यूनिट्स अपलोड हो जाएंगे, एनाटॉमी ऑलरेडी हो चुका है बेटे, दैट विल मार्क द एंड ऑफ 90% ऑफ योर सिलेबस। फर्स्ट टर्म पूरा हो गया है बेटे, तो उस 90 से फिर आप बेटे प्रिपेयर करेंगे। लेट अस नाउ स्टार्ट विद द मिनरल न्यूट्रिशन। ये अहम ही बहुत ही अहम चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है बेटे, मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का। इसमें बेसिक्स हमको आपको बता देंगे जो आपको बोर्ड और नीट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटे। और मेरे बच्चों आज नीट पेपर है, आज नीट एग्जाम है बेटे। बायोलॉजी का पेपर या बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर आप जरूर देख लीजिए और आप देख लीजिए कि जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, गारंटी यू दिस थिंग कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया वहां पर वो क्लासेस में आपको इंशाल्लाह उसी कॉपी से सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। जितना पार्ट आपने किया वो क्वेश्चंस कर लेना बेटे, देन कम्युनिकेट अस, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बेटा, दैट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू पीपल। चलिए कमिंग टू द मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए बेटे, न्यूट्रिशन प्लांट्स में 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है मिनरल न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, फ्लोरेसेंस कर लेते हैं बेटे, और व्हाट यू कॉल्ड एज दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स एंड व्हाट यू कॉल्ड एज अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब पहले मैं बात करूंगा कि न्यूट्रिएंट, इसमें इट इज समथिंग रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन की बात हो रही है और मिनरल न्यूट्रिशन की बात हो रही है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू दैट व्हाट इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे? एनी केमिकल सबस्टेंस, कोई भी केमिकल सबस्टेंस बेटा, दैट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। मैं लिख लूंगा ये डेफिनेशन न्यूट्रिएंट की, याद रख लो बेटे। एनी केमिकल सबस्टेंस, न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं बेटा? एनी केमिकल सबस्टेंस, कोई भी केमिकल सबस्टेंस बेटा, कौन सा केमिकल सबस्टेंस? एनी केमिकल सबस्टेंस दैट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल, दैट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल, वो केमिकल सबस्टेंस जो एक्ट करेगा मेरे बच्चों एज रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ structural and functional components of the cell. Structural and functional components of the cell, ये याद रखो बेटा। तो मैंने पहले न्यूट्रिएंट डिफाइन किया। न्यूट्रिएंट वो केमिकल सबस्टेंस है जिससे सिंथेसाइज होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट, कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल जिस सबस्टेंस से सिंथेसाइज हो जाए बेटे, उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अभी आपका कंफ्यूजन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड फंक्शनल एलिमेंट में, मैं समझता हूं बेटे आपको यहां कंफ्यूजन होगा। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल, जैसे सेल वॉल वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी हैव कॉल्ड एज मिडल लैमेला, जो भी वो सेल्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, कवरिंग जो सेल की होते हैं बेटा। फंक्शनल कंपोनेंट्स अंदर जिनका जो फिर फंक्शन करते हैं बेटे, अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल दैट, वो फंक्शनल कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और जो स्ट्रक्चरल बेसिस बनाते हैं सेल के, जैसे सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल दैट, उनको हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बोलते हैं। यानी कि अब न्यूट्रिएंट क्लियर हो गया। एनी केमिकल सबस्टेंस दैट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल, जो एक्ट करता है एज अ
रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जिनसे सेल वॉल बनेगा, जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, जो अंदर फंक्शन करेंगे, लाइक एंजाइम्स है बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल दैट. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. बट न्यूट्रिएंट इज अ ब्रॉड टर्म. वी आर हियर कंसर्न्ड विद द मिनरल न्यूट्रिएंट्स. मिनरल न्यूट्रिएंट्स की यहां पर हमने बात करनी है. मिनरल न्यूट्रिएंट में आप इन्हें याद रखना है, एनी इनऑर्गेनिक सबस्टेंस. मिनरल एलिमेंट्स में दो चीजें बेटे आप इन्हें याद रखने. शुड आई ड्रॉप इट ऑफ? आई विल ड्रॉप इट ऑफ. ओके. अब मिनरल न्यूट्रिएंट या मिनरल एलिमेंट आप किसको बोलते हैं? अब एक और चीज है, मिनरल एलिमेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट आप किसको बोलेंगे? Mineral nutrients, they are inorganic molecules, they are inorganic substances. Mineral elements are inorganic substances. ये क्या होते हैं मेरे बच्चों? They are inorganic substances absorbed by the plants, absorbed by the plants mainly from the soil, via root system या via roots. देखो बेटा, आप मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ना. अब मिनरल एलिमेंट किसको बोलते हैं? मिनरल एलिमेंट में हमेशा आपने याद रखना है, ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है. इट्स नेवर ऑर्गेनिक. ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द सॉइल. ये इंपॉर्टेंट है, मेनली फ्रॉम द सॉइल. ये मिनरल एलिमेंट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है कहां से बेटा? सॉइल से, वाया रूट्स या वाया रूट सिस्टम. एंड देन दे एक्ट एज, ये मिनरल एलिमेंट्स जो होते बेटा, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते, देन दे एक्ट एज द प्रिकर्सर और देन दे एक्ट एज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. फिर इन्हीं मिनरल एलिमेंट्स से बेटा क्या होता है? इन्हीं मिनरल एलिमेंट्स से फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बन जाते हैं और क्या बन जाते हैं बेटा? फिर बन जाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. तो ये हो गया मिनरल एलिमेंट. तो मिनरल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मिनरल एलिमेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट. व्हाट आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स? They are inorganic substances absorbed by the plants mainly from the soil via roots, and then they act as the raw material for the synthesis of structural and functional what you call as components of the cell. तो ये हो गया हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट. इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना, इसको मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा. दिस इज ऑल दिस चैप्टर इज अबाउट. ओके, इज इट क्लियर माय स्टूडेंट्स? ओके, वेरी नाइस. अब मेरे बच्चों हम आगे जाएंगे, इन मिनरल एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे बेटे. देखो बेटा, देयर इज अ टेक्निक दैट्स कॉल्ड एज प्लांट ऐश एनालिसिस टेक्निक. देयर इज अ टेक्निक, उस टेक्निक का नाम है प्लांट ऐश. ऐश समझ रहे आप? एनालिसिस टेक्निक. देखो बेटा, फंडामेंटली आप इन्हें क्या याद रखना है बेटे? हम कोई ड्राई प्लांट मटेरियल लेंगे, ड्राई प्लांट टिश्यू लेंगे बेटे. जैसे रूट का टिश्यू लिया हमने, या लीफ लिए, या स्टेम का पार्ट लिया, कुछ वेट लिया इसका, सपोज 1 kg. पहले उसको ड्राई किया कंप्लीटली. देन व्हाट वी डू इज दैट, प्लांट ऐश एनालिसिस टेक्निक में हम फिर क्या करते बेटे? हम सिलिका क्रूसिबल्स लाते हैं बेटा, या उसमें हम इस ड्राई प्लांट मटेरियल को हम बेटा हीट करते हैं एट अबाउट टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस. जो भी इस प्लांट टिश्यू में ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होंगे वो वोलेटाइल हो जाएंगे और वहां बाकी रहेगा बेटा व्हाट इज कॉल्ड प्लांट ऐश. चलिए, इनसे एक आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा. जब हम ड्राई प्लांट मटेरियल लाते हैं, कोई ड्राई प्लांट टिश्यू लेते हैं, उसको बर्न करते हैं बेटे. बर्न होने के बाद वहां एक ऐश जैसा रहता है बेटा, रेजिड्यू रहता है, ऐश जिसको आप बोलते हैं. उसी में फिर रहते हैं मिनरल एलिमेंट्स.
उन्हीं मिनरल एलिमेंट्स की हम एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि प्लांट में कौन कौन सा मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है बेटा। दैट्स कॉल्ड एज प्लांट ऐश एनालिसिस टेक्निक। इसका एक अपना प्रोसीजर है, उसमें हमने नहीं जाना है बेटे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट ऐश एनालिसिस टेक्निक से हमें पता चलता है कि प्लांट में कौन कौन सा मिनरल एलिमेंट है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। अब हम आएंगे अपने टॉपिक की ओर। तो पहले आपने क्या सीखा बेटा? आपने यही सीखा प्लांट ऐश एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट मटेरियल को ड्राई करके पहले उसमें हीट करते हैं, उसमें जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो होते हैं वो वोलेटाइज हो जाते हैं, निकल जाते हैं बेटे, और फिर जो रहते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द मिनरल एलिमेंट्स। फिर हम उन्हीं मिनरल एलिमेंट्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं प्लांट में कौन कौन सा मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है बेटे। अब नेक्स्ट इज आउट ऑफ 105 discovered elements, आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, जो हमारे वहां बेटे और कॉल्ड एज एलिमेंट्स जो आप पढ़ते हो उसमें पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो आपके टेक्स्ट बुक के जो है ना डेटा, उसको हम बेटा यहां पर कॉपी कर रहे हैं। अदरवाइज देयर आर नाउअडेज मोर देन 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, greater than 60 have been reported in the plants. Greater than 60 have been reported in plants. यह हमें कैसे पता चला? प्लांट ऐश एनालिसिस टेक्निक की वजह से। क्या बोला मैंने? आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में भी जब आप देखते हैं, या जो हमारे पास एलिमेंट्स है 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, उनमें से ये सारे 105 प्लांट्स बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर सारे नहीं होते। Greater than 60 are reported, more than 60 are elements are present in the body called plants, जो हमने डिफरेंट टेक्निक्स की थ्रू जो हमने जाना है बेटे। अब कुछ कह रहे देयर आर 92 एलिमेंट्स बेटा, लेकिन अगेन आई वुड डू इज दैट आई वुड व्हाट इज कॉल्ड एज पुट फॉरवर्ड योर टेक्स्ट बुक डेटा। तो वहां ग्रेटर देन 60 लिखा है, तो हम इसको ही फॉलो कर लेंगे बेटे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस इज दैट, अब सवाल ये अराइज होता है कि प्लांट्स में जो भी हमारे प्लांट फॉर्म्स है, इनमें ग्रेटर देन 60 रिपोर्ट हो गए हैं। क्वेश्चन अराइजेस इज दैट, जो ये ग्रेटर देन 60 एलिमेंट्स प्लांट्स में पाए बेटा पाए गए हैं, आर दे ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट टू द प्लांट्स? क्या ये सारे एक जैसे हैं प्लांट्स को, मतलब ना प्लांट्स के लिए सब एक जैसे है, या सब एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, या इनमें कुछ फर्क है बेटे? देखो, पहले है तो 105 have not been reported in the plant body. Greater than 60 have been reported, and according to some of the what you called as precise data, 92 mineral elements are there. But again, we would go tell you that here we would follow greater than 60. Okay, now these 60 are what you call as not equally important to the plants. And there comes a term, my dear students, एक term आ जाती है वहां, essential elements. Essential element किसको? Essential elements की जब मैं बात करूं, it is very important for NEET exams as well as your board exams. तो ये जो essential elements है, ये नहीं कि आपने आपकी मर्जी पे आपने बोला कार्बन इज एसेंशियल एंड अल्युमिनियम इज नॉन एसेंशियल, या मैग्नीशियम इज एसेंशियल एंड मैग्नीज इज नॉट एसेंशियल। ऐसा नहीं है बेटे। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी पे काम किया है बेटे, एसेंशियल एलिमेंट जो है देयर इज क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं बेटे। बहुत सारे साइंटिस्ट में इन्वॉल्व है, हम फॉलो करेंगे अर्नॉन के क्राइटेरिया को। अर्नॉन इज अ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, उसने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, दे हैव बीन सेट, और जो एलिमेंट उन क्राइटेरिया को फॉलो करता है वो एलिमेंट कहलाता है एसेंशियल एलिमेंट, और जो उन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता बेटे वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं कहलाता, उसको नॉन एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं बेटे। अब नॉन एसेंशियल से मेरा यहां नहीं कि वो फंक्शनल नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है टू द प्लांट, बट एसेंशियल नहीं है। नॉन एसेंशियल नेवर मीन्स दे आर नॉन फंक्शनल और दे आर नॉन बेनिफिशियल और दे आर नॉट व्हाट कॉल्ड एज ऑफ एनी फंक्शन टू द प्लांट। यहां एसेंशियलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है बेटे।
तो एर्नॉन एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, एक एर्नॉन एंड स्टाउट दो है, लेकिन सबसे इसमें ज्यादा काम एर्नॉन ने किया है। एर्नॉन ने 3 क्राइटेरिया दिए। एर्नॉन सेट 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया इसने सेट किए फॉर द एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स। इसने बोला, अभी मैं वो बता दूंगा, 1 2 3 ऐसा ये क्राइटेरिया है। अगर प्लांट ये एलिमेंट फॉलो करता है तीनों क्राइटेरिया तो फिर ये एसेंशियल है, नहीं करता तीनों तो नॉन एसेंशियल है बेटी। अब मैं what you called as now I would what you called as talk about the first criteria। तो आप लिखिए criteria for essentiality of elements, criteria for essentiality of mineral elements। Criteria for essentiality of mineral elements, first they were given by Ernon, given by Ernon and Stout। आप एर्नॉन याद रख लीजिए, एर्नॉन given by Ernon, ARNON, एर्नॉन। अब ये जो एसेंशियलिटी एलिमेंट्स है इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा बेटा। शुड आई रैप इट ऑफ? ओके, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं आपको, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके बेटे, क्राइटेरिया नंबर 1, व्हाट वी आर डिस्कसिंग माय डियर स्टूडेंट्स नाउ, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, दे वर गिवन बाय एर्नॉन। नंबर 1, एलिमेंट मस्ट बी, ये लिख लेने बेटे, एलिमेंट मस्ट बी element must be absolutely essential for normal growth and reproduction of the plant। Element must be absolutely essential for normal growth and reproduction of plant। In its absence, plant should not be able to complete its life cycle। Plant should not be able to complete its life cycle or set seeds। ये क्राइटेरिया मैंने इसलिए बेटे लिखे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, अदरवाइज मैं इतना बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, यू नो, तो इसको कॉपी कर लो बेटा। पहला क्राइटेरिया है एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर आप लिख भी नहीं लेंगे, ये टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले सिर्फ सीख लो आप। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इन इट्स एब्सेंस प्लांट शुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और सेट सीड्स। क्योंकि लाइफ एंजियोस्पर्म में आपने देखा लाइफ साइकिल का क्लाइमैक्स क्या होता है, एंड क्या होता है, सीड बनाना हायर प्लांट्स में। देखो बेटा ये क्या माने हैं। अगर आप एक कल्चर एक तैयार कर लेते हैं बेटे, एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाते हैं, आप मिनरल न्यूट्रिएंट्स का आप एक सोल्यूशन बनाते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का आपने क्या बनाया, एक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं बेटे। इस सोल्यूशन में आपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स का क्या बनाया बेटे, आपने सोल्यूशन बनाया बेटे। सोल्यूशन में मान लीजिए ये प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं। इस मिनरल एलिमेंट में मान लीजिए हमने मैग्नीशियम नहीं रखा, मान लीजिए आप, हमने क्या नहीं रखा बेटा, इस मिनरल सॉल्यूशन में हमने मैग्नीशियम नहीं रखा। लेकिन मैग्नीशियम ना रखने के बावजूद जो है प्लांट ये नॉर्मल ग्रोथ दिखाता है, ये नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन दिखाता है बेटा, अपना लाइफ साइकिल जो ये कंप्लीट कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रही है बेटी। तब मान लीजिए आप मैग्नीशियम नॉन एसेंशियल है। लेकिन आपने मैग्नीशियम ना रखा, बाकी सारे रखे बेटे इसको वहां मिनरल सॉल्यूशन में,
लेकिन मैग्नीशियम नहीं रखा। लेकिन मैग्नीशियम जब आपने नहीं रखा, प्लांट में नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, या तो इसमें कोई सिम्टम्स आ गए, डिफिशियंसी सिम्टम्स आ गए, या ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, या लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाया मैग्नीशियम के एब्सेंस में, तो हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल एलिमेंट। आई होप इट्स नाउ वेरी क्लियर। तो आप ये कॉपी कर लो। ओके, second thing, second criteria is the requirement of the element, the requirement of the element, the requirement of the element must be specific, must be specific. The requirement of the element must be specific. समझ रहे हैं आप? The requirement of that is, it should not be replaced by, it should not be replaced by any other element. देखिए बेटे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, दैट इट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट। ठीक है बेटा? और वी शुड नॉट बी एबल टू व्हाट यू कॉल्ड एज फुलफिल इट्स डिमांड बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। अब मैं वो यहां पर नहीं लिखूंगा, दोबारा मैं बता दूंगा, ये रब कर लूंगा मैं बेटे। देखिए बेटे, अभी हम इसी प्लांट की बात कर रहे थे। ऐसे हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था ये, इसमें हमारा ये प्लांट ग्रो कर रहा था बेटे। ये जो प्लांट ग्रो कर रहा था, मान लीजिए आपने मैग्नीशियम आपने नहीं दिया, और मैग्नीशियम एसेंशियल एलिमेंट है। मैग्नीशियम में नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं हो पाई, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ गए, बाकी चीजें आ गई, प्लांट को डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप हो गए। अब द एसेंशियल एलिमेंट वही होता है जिसकी रिक्वायरमेंट क्या हो? स्पेसिफिक हो, and it should not be replaceable by any other element, or we should not be able to what you call it meet the requirement of the essential element by supplying any other element. यानी कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है प्लांट को, तो हम मैग्नीज देंगे तो इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी? नहीं, तभी एसेंशियल नहीं है। इन एसेंशियल एलिमेंट्स का ये चीज होता है कि ये एब्सोल्युटली इनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है, यानी कि इनके बदले आप कोई भी एलिमेंट किसी भी कंसंट्रेशन में दे दो, वो काम नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक है प्लांट्स के लिए। मैग्नीज कैन नॉट फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन कैन नॉट फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पेसिफिक होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है। नंबर थर्ड, एसेंशियल एलिमेंट वो होता है, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। ये जो भी प्लांट्स में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, इनमें इनका डायरेक्ट रोल होना चाहिए। जैसे रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, एसेंशियल एलिमेंट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, या कोई जो देयर आर मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस आकरिंग इनसाइड द प्लांट्स, इसका डायरेक्ट एसेंशियल एलिमेंट वो होता है, वो मिनरल एलिमेंट होता है जिसका डायरेक्ट रोल हो किसके बेटा, किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये है तीन क्राइटेरियाज, ये है तीन क्राइटेरियाज बेटे। मैं आपको भी बता दूंगा, मेरे साथ रिपीट कर लो बेटा कि कौन कौन है एसेंशियल एलिमेंट। शाबाश, मुझे बताओ बेटा एसेंशियल एलिमेंट की क्राइटेरियाज क्या है? which three, according to Arnon, which three criteria should be fulfilled by a mineral element to be what you call as essential? Number one is that, okay beta, it should be absolutely necessary for normal growth and reproduction of the plant. In its absence, plant should not be able to complete its life cycle or set seeds. Pehle criteria. Number second, its requirement should be specific. That is, the deficiency of one essential element should not be what you called as met with by the another. It's not there. It is element, the requirement of the essential element is always very specific. Okay. Number third is that, or we can say essential elements are not replaceable. They cannot be replaceable by supplying some other one.
Number third, directly essential element is that mineral element which is directly involved in the metabolism of the plant. अब जो फॉर एग्जाम्पल ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो एसेंशियल एलिमेंट कहलाता है, और जो तीनों नहीं करेगा, दो ही करेगा, तीसरा नहीं करेगा, वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं कहलाता है बेटे. समझ रहे आप? चलिए ठीक. आप जानते हैं बेटे कार्बन इज एन एलिमेंट. आप जानते हैं ना एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 6. ओके. लाइकवाइज एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट, है कि नहीं है? 13 विद एटॉमिक नंबर 13. पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, आप पढ़ा होगा. कैल्शियम भी एलिमेंट है, सॉरी कार्बन भी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है. लेकिन इसमें अगर देखेंगे जो कार्बन है, कार्बन फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियलिटी. ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करता है. ये तीनों जो मैंने भी, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो आई कैन से इट इज एसेंशियल एलिमेंट. एल्यूमिनियम नहीं करता बेटा. ये नहीं कि एल्यूमिनियम प्लांट को नहीं चाहिए, या एल्यूमिनियम का कोई रोल नहीं है बेटा, या एल्यूमिनियम ये कोई, जैसे आई कैन टॉक अबाउट व्हाट कॉल्ड एज, चलिए एल्यूमिनियम के बजाय अभी मैं बात करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम. सोडियम की बात करूं बेटा, एटॉमिक नंबर 11. सोडियम जो है ना बेटा, सोडियम डज नॉट फॉलो द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, तो आई कैन क्लियरली से दैट इट इज नॉन एसेंशियल. एल्यूमिनियम इज आल्सो नॉन एसेंशियल. तो ये नहीं कि एल्यूमिनियम एसेंशियल था, वो भी नॉन एसेंशियल. अब मुझे अच्छा लगा सोडियम, एनी सिंपल नॉन एसेंशियल है. ये नहीं कि सोडियम किसी काम का नहीं है प्लांट को. सम प्लांट्स रिक्वायर इट. इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ C4 पाथवे में एक एंजाइम का, ये PPDK इज एन एंजाइम इन द C4 पाथवे या C4 साइकिल. प्लांट्स में है, फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ देंगे, तो उसमें ये उसका एक्टिवेटर है. ये लगता है किसी प्लांट को जरूरत, कुछ प्लांट्स को सोडियम चाहिए, बट ये तीन क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता, तो ये एसेंशियल नहीं है. तो ये कार्बन इज एसेंशियल एंड अनदर इज व्हाट कॉल्ड एज सोडियम इज नॉन एसेंशियल. ओके, शुड आई रैप इट ऑफ? ओके. Now, what I would say is that essential elements have been classified essential elements को क्लासिफाई किया गया है on the various bases. वन ऑफ द बेसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां सवाल आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव बेसिस. समझ रहे आप? क्वांटिटेटिव बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है. नंबर सेकंड इज फंक्शनल बेसिस. फंक्शनल बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. फंक्शनल बेसिस. Number third is availability basis. इस पर इसको क्लासिफाई किया गया है. And we have one more, that is mobility basis. Mobility basis. तो पहले हमने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया एलिमेंट न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे. अब फिर मैंने बोला ये इनऑर्गेनिक होता है, फिर मैंने आपको बोला एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या नॉन एसेंशियल, फिर मैंने एसेंशियलिटी एलिमेंट्स की क्राइटेरिया बता दिए. अब मैं आपको बताता हूं कि इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द वेरियस व्हाट कॉल्ड बेसिस. वन इज क्वांटिटेटिव बेसिस, फंक्शनल बेसिस, अवेलेबिलिटी बेसिस एंड मोबिलिटी बेसिस. आप इसको कॉपी कर लो. इसमें जो नीट में सवाल बनता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. कर लो कॉपी एंड आई विल ड्रॉप इट ऑफ. ओके. तो पहले हम लेंगे यहां पर क्वांटिटेटिव बेसिस. क्वांटिटेटिव बेसिस की बात करेंगे हम. That's classification of essential elements on the quantitative basis.
सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार भी बोलूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ऑन द क्वांटिटेटिव बेसिस दे हैव बीन एसेंशियल एलिमेंट्स। पहले मैं बता दूंगा, एक मिनट बेटे, पहले मैं बता दूंगा इन 3 क्राइटेरियाज को देखकर हमने बोला एसेंशियल एलिमेंट किनको आप बोलेंगे। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स है बेटा वो है हमारे पास मोर देन 60 है ना एलिमेंट्स। अभी मैंने बोला बिगिनिंग में मैंने देयर आर मोर देन 60 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इनमें ओनली 17 एलिमेंट्स दे व्हाट कॉल्स फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, यानी कि टोटल कितने हैं, देयर आर ओनली 17 एसेंशियल एलिमेंट्स इन द प्लांट्स एज पर योर टेक्स्ट बुक। देयर मे बी सम वेरिएशंस, some say 18, some say like that, but as per your textbook there are how many essential elements? There are 17 essential elements of total. We have a total of 17 essential elements. अब ये याद रखो, लिखो ये, we have a total of how many? 17 essential elements. ओके बेटा, अब वापस क्वांटिटेटिव बेसिस पर आते हैं। On the quantitative basis, essential elements have been divided into 2 types. One is macronutrients, macronutrients, and another is micronutrients or trace elements. देखो, यानी कि क्वांटिटी में इनके फर्क रहता है, प्लांट्स में इनमें क्वांटिटी की फर्क रहती है बेटी, क्वांटिटेटिव बेसिस। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है, उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं, उन एसेंशियल एलिमेंट्स को कहते हैं, पहले एसेंशियल एलिमेंट्स हैं which are present in the plant tissues in the higher concentration या higher quantity. They are present in the plants. Macro means more, yeah, large, present in the plants in higher concentration. ठीक है। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है बेटा, if you take 1 kg dry matter of the plant, अगर आप प्लांट का 1 kg ड्राई मैटर लाते हैं, बड़े परेशान रहते हैं इसमें बच्चे, वो कैसे लाएंगे यार, सिटम काट लो, उसको वे कर लो, वे कोई प्लांट पार्ट लाओ, सिटम काटो, इसका एक मतलब इसको ड्राई करो, ड्राई करने के बाद वेट करो इसको। जो 1 kg ड्राई मैटर होगा ना प्लांट का, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट इन द हायर कंसंट्रेशन and they are present in the plant tissues in excess of 10 millimoles per kg of dry matter. बहुत ही सिंपल चीज है और याद रखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपने प्लांट पार्ट 1 kg ड्राई मैटर प्लांट का लिया, 1 kg ड्राई मैटर ऑफ स्टेम और 1 kg ड्राई मैटर ऑफ रूट, ड्राई करके होना चाहिए, वो हम ड्राई कर लेते हैं बेटे। उसके बाद आप उसकी प्लांटेशन एनालिसिस टेक्निक करते हैं, तो बर्न करते हैं बेटा, या उसमें थ्रू वेरियस टेक्निक्स आप देखते हैं कि कार्बन, मतलब देखो जब आप बर्न करेंगे ना, फिर जो बाकी जो रहता है ऐश, उसमें मिनरल एलिमेंट्स होते हैं बेटे। फॉर एग्जांपल ड्राई करने के बाद, बर्न करने के बाद आपको पता चला कि इस 1 kg ड्राई मैटर में कार्बन की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, तो ये न्यूट्रिएंट कहलाएगा, ये एलिमेंट कहलाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। नहीं समझा? 1 kg ड्राई मैटर लाओ, 1 kg ड्राई मैटर में जो एसेंशियल एलिमेंट ज्यादा निकलेगा इन एक्सेस ऑफ दिस कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, वो कहलाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। समझ रहे आप? और जिससे कम कंसंट्रेशन में निकलेगा वो कहलाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट। समझ रहे आप? ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। आपने 1 kg ड्राई मैटर लिया, समझ लिया? आपने 1 kg क्या लिया बेटा? ड्राई मैटर लिया, उसमें आपने इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, केमिकल एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की,
और 1 kg ड्राई मैटर से जो मिनरल एलिमेंट आपको मिला इन एक्सेस ऑफ जिस कॉन्सेंट्रेशन वो कहलाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो इससे कम वो कहलाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो जहां तक ताल्लुक है बेटे, इनमें आपने याद रखना है CHON, PK, CA, देखिए ये है मेरे बच्चों, आपको न्यूमेरिक बनाम इसका तो याद रखो। आई हैव वन बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट, इट इज वेरी वेरी फनी। जिन बच्चों ने क्लास में मेरे पास पढ़ा उनको याद होगा, आप पहले याद रखो जब तक हम मिलते हैं। CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कौन 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 कौन? सी, इसको बेटे थोड़ा जूम कर लो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। यानी कि 1 kg ड्राई मैटर से इनकी जो कंसेंट्रेशन, हर एक की कंसेंट्रेशन निकलेगी ग्रेटर देन 10 मिलीमोल्स। ओके, अब माइक्रो एलिमेंट्स की बात करेंगे। माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स है जो 1 kg ड्राई मैटर में आप केमिकल एनालिसिस करेंगे और इनकी मात्रा जो है, इनकी कंसंट्रेशन जो है, दे आर प्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ लेस देन 10 मिलीमोल्स पर kg ऑफ ड्राई मैटर। पहले कॉपी कर लो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ लेस देन 10 मिलीमोल्स पर kg ऑफ ड्राई मैटर। एक ड्राई मैटर के 1 kg में से इनका कंसंट्रेशन जो होगा वो लेस देन 10 मिलीमोल्स पर kg होगा। ओके, अब इनमें आपने याद रखना है, इनमें आपको याद रखना है बेटे, आपने ये याद रखे बेटा कि मैं दोबारा बता दूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैक्रो की बात करो, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन है बेटे? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, Mn मैग्नीज, जूम करके ये बेटा, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। इनमें आयरन का जो था पहले ये माना जाता था, कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा आयरन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन देन इट वाज व्हाट यू कॉल इट पुट इनटू द माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी एंड लेटेस्ट एंट्री इन दिस लिस्ट वाज निकल। तो ये है हमारे बेटे, ये 9 इन नंबर थे और ये 8 मिलाकर यही है, दैट इज 17। वी हैव 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, समझ रहे? इनमें क्वेश्चन ब्रॉडली यही आता है। एक तो आएगा क्राइटेरिया की एसेंशियलिटी क्या है, किसने दिए थे, और यही सबसे कॉमन आता है कि कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी में फॉल है, जिंक कौन सा एलिमेंट है, कार्बन कौन सा है, हाइड्रोजन कौन सा है। तो ये है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। Okay, my dear students, so first criteria is done. Now second criteria is classification of elements on the functional basis.
चलिए बेटे, अब एसेंशियल एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द फंक्शनल बेसिस. ऑन द फंक्शनल बेसिस दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, आई कैन से, 4 टाइप्स, 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स बनाए गए. किस बेसिस पर? फंक्शनल बेसिस पर. तो इसमें सबसे पहले है नंबर 1 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. ठीक है, क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. नंबर 2 इज एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स या एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स और एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स और एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स. Number 3 is we have catalytic elements, and last but not the least we have osmotic potential elements. Osmotic potential elements. देखिए बेटे, अब हमने क्लासिफाई किया है एसेंशियल एलिमेंट्स को ही. अब आपको ये चीज आज पता चला कि एसेंशियल एलिमेंट किसको बोलेंगे, नॉन एसेंशियल किसको बोलेंगे. अब एसेंशियल एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन चल रही है. पहला हो गया क्वांटिटेटिव बेसिस, अब दूसरा चल रहा है फंक्शनल बेसिस. फंक्शनल बेसिस में हमने 4 टाइप्स में इनको ग्रुप किया है. एक इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स और एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स, एंड थर्ड इज कैटालिटिक एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट. स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which form biomolecules या which are part of biomolecule. Which form part of biomolecules. इसमें हमारा आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. याद रखना मेरे बच्चों, one element can be a part of more than one category. इसमें कोई परेशानी नहीं है. एक एलिमेंट एक से ज्यादा कैटेगरीज का हिस्सा बन सकता है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है. व्हाट आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स? ब्रॉडली आप याद रखो, विच फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स या विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ओके, should I rub it off? Form part of biomolecules. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen are the examples. Okay. चलिए अब एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स. अब एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, those essential elements which are part of energy related molecules, which are part of energy related molecules. वो एसेंशियल एलिमेंट जो एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के पार्ट है, वो एसेंशियल एलिमेंट जो एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के पार्ट है, उनको हम एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स बोलते बेटा. जैसे आपने मेरे बच्चों सुना होगा, पहले तो एग्जांपल्स कॉपी कर लो. वन इज मैग्नीशियम एंड अदर इज फास्फोरस. पहले ही कर लो. देखो, आपने सब लोगों को पता होगा, मेरे बच्चों को पता होगा, जब प्लांट लीफ देखते हैं वो ग्रीन होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल का आपको पता है सेंट्रल एटम, जो टेट्रापैरालिक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, और जो सेंट्रल एटम होता है वो है मैग्नीशियम. यानी कि जो मैग्नीशियम है इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल. विच एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल? क्लोरोफिल, जो आप फोटोसिंथेसिस में देख लेंगे. क्लोरोफिल का ये पार्ट होता है मैग्नीशियम. तो सेंट्रल एटम होता है, आपने कभी कभार देखा होगा इसमें मैग्नीशियम बीच में, फिर पायरोल रिंग्स यहां से होती है. तो कहने की बात है, क्यों क्लोरोफिल क्यों एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है बेटी. वह मैग्नीशियम. लाइकवाइज वह फास्फोरस. आप सब लोगों को पता होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. फॉस्फेट का मतलब इसमें फास्फोरस होता है बेटी. तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स या एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स. पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं मैग्नीशियम एंड फास्फोरस. एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. कैटालिटिक एलिमेंट्स वो हो गए बेटा, the elements which either act as activator, they act as activators or inhibitors of enzymes. आपको मेरे बच्चों पता है, all the biochemical reactions are catalyzed by the enzymes which are mostly proteins. तो कैटालिटिक एलिमेंट किनको बोलते हैं? कैटालिटिक एलिमेंट बोलते हैं हम उन एलिमेंट्स को जो या तो इनकी एक्टिविटी को एनहांस करे, एंजाइम्स की एक्टिविटी को. कैटालिटिक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं वो एलिमेंट विच एक्ट एज द एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स एंजाइम्स जो होते हैं, सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एसेंशियल कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो एनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. तो या कुछ होते हैं जो इनहिबिट भी कर लेते हैं. वो जो एक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को या इनहिबिट करेंगे, इनको कैटालिटिक एलिमेंट्स बोलते हैं. इसमें 2-3 की बात मैं करूंगा. मैग्नीशियम
इज ए एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम रुबिस्को, जो ये एक क्लोरोप्लास्ट बेस्ड एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट में होता है बेटा रुबिस्को, ये फोर्सेस में लगता है एंजाइम रुबिस्को, राइबोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को जो है इसका ये एक्टिवेटर है। या चलिए ठीक है, जिंक, जिंक इज एन व्हाट यू कॉल्ड एज एंजाइम, एक है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो फर्मेंटेशन में लगता है, इसका ये एक्टिवेटर है जिंक। Molybdenum we have, molybdenum we have that acts as the enzyme of activator of enzyme nitrogenase। आपने पता होगा, चलो मैं भी बता दूंगा, मैं दोबारा बता दूंगा। मैग्नीशियम हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अभी आप याद रखिए वो है रुबिस्को। जिंक एक एसेंशियल एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसको करता है एक्टिवेट। मॉलिब्डेनम एक है एलिमेंट व्हाट यू कॉल इट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजनीस एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में लगता है। राइजोबियम आपने सुना होगा जो पी रूट्स के साथ रहता है, तो इनके अंदर ये होता है। ओके चलिए बेटे, आप लोगों ने पढ़ा है, खुसरो सर ने पढ़ाया है बहुत ही उम्दा तरीके से आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो सेल्स की टर्जिडिटी और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। दे मेंटेन टर्जिडिटी एंड ओपी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल्स। इसकी क्लासिकल हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं सेल्स की टर्जिडिटी को, एंड व्हाट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल और टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स, इसमें पोटेशियम है। तो ये हो गया मेरे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑन द फंक्शनल बेसिस, फंक्शनल बुनियाद पर हमने इनको क्लासिफाई किया। स्ट्रक्चरल एलिमेंट बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स दे आर पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, कैटालिटिक एलिमेंट दे एक्टिवेट एंजाइम्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट दे मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। दैट्स इट। शुड आई रब इट ऑफ? Should I rub it off or not? I should. Okay. Okay, my dear students, now we will move to the next. Classification of essential elements on the basis of availability. Classification of essential elements on the basis of availability. On the basis of availability, they have been classified into what is called as mineral elements and non-mineral elements. On the availability basis, availability के basis पर, availability के बुनियाद पर इनको दो व्हाट यू कॉल्ड एज कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज मिनरल एलिमेंट्स, ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स है विच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल वाया रूट्स। इसमें हमारे यही आते हैं बेटे, फास्फोरस आ जाता है हमारा, सल्फर आ जाता है, इसमें कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। तो मिनरल एलिमेंट्स और दोज एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल वाया रूट्स। नॉन मिनरल एलिमेंट्स कौन होते हैं? ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, बट दे आर एब्जॉर्ब बाय द व्हाट यू कॉल्ड एज प्लांट्स। इनको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स। दे आर ईदर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर और फ्रॉम द वाटर। दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स ईदर फ्रॉम एयर और वाटर। जैसे कार्बन की बात करूं, कार्बन प्लांट करता है एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये सॉइल से मत आया, ये कार्बन कहां से आया प्लांट में? प्लांट ने एब्जॉर्ब किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड में से मतलब इट इज सोर्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब ईदर बाय द एक्वाटिक प्लांट फ्रॉम वाटर और बाय द व्हाट कॉल्ड एज इट्स आल्सो एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वाटर, either from the what you called as atmosphere में water vapors होते हैं, या what you called as aquatic plants ये water से लेते हैं बेटा। या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द इन द वाया वाटर, वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन भी मतलब ना एटमॉस्फेयर से
या वाटर से ले लेते हैं ये। तो इन शॉर्ट क्या बोला मैंने बोला मिनरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है कहां से, सॉइल से। और नॉन मिनरल एलिमेंट्स वो होता है जो प्लांट या तो एयर एटमॉस्फेयर से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन what is called as by the plants from the atmosphere, water vapors can be absorbed from the atmosphere, तो उसी से वाटर वेपर से ही वाटर भी, हाइड्रोजन भी प्लांट को मिलता है और ऑक्सीजन को मिलता है। दिस वेरी सिंपल, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मिनरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, classification of essential elements on the basis of mobility. Classification of essential elements on the basis of mobility. Classification of essential elements on the basis of what? Mobility. Mobility is something related with the movement. It's something related with the what? Movement, my dear students. Now, when we talk of this on the basis of mobility, essential elements have been discovered, they have been divided into two groups. One is mobile elements and second one is immobile elements. One mobile elements and another is immobile elements. आप देखिए मोबाइल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं और इमोबाइल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, ये समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, पहले आप ये कॉपी कर लो, मोबाइल एलिमेंट्स और इमोबाइल एलिमेंट्स। Okay, my dear students, now we are dealing with what is called as mobile and immobile elements. This is I'm simply drawing a plant here. देखिए बेटे, इस डायग्राम को गौर से देखिए आप। ओके, ये मैंने एक प्लांट का आर्बिट्ररी एक डायग्राम बनाया आपको बेटे। ये मानो आप प्लांट का, यह मैच्योर और ओल्डर लीव, यह है ओल्डर लीव, दिस इज एन ओल्डर लीव, ये पहले आप लिख ही लीजिए, is an older leaf of the plant. This is a young bud, young growing bud, young growing bud, and this is our meristem. In anatomy, you have already discussed it. It is we have what is called as meristematic tissues in the plant. Which type of meristem it is? On the basis of position, we have you might have already done, you have done, I am sure you have done, I am witness to that. You have classified on the basis of position. You have divided the meristem into three types. One is apical, second is intercalary, and third is lateral meristems. ये apical meristem है, दिखाया मैंने यहाँ पर। देखो बेटा, जैसे आपको पता है डेथ इज द अल्टीमेट फेट ऑफ लाइफ, सबको मरना ही बाद में। ये ओल्डर लीफ है, जो ओल्डर लीफ है बेटा, इसके अंदर ना इसकी सेल्स की अब एज होगी, एजिंग होगी। इसको प्लांट्स में एजिंग हो जाती है, एजिंग जो है इसको हम सेंस भी बोलते हैं, और इसको हम पीसीडी भी बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसे आप एपोप्टोसिस बोलते हैं ज़ूलॉजी में, एनिमल्स में इसको एपोप्टोसिस भी कहा जाता है। ये ओल्डर लीफ है, इसकी एजिंग हो रही है, इसकी सेंस हो रही है, अब अंदर प्रोटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा है, अब इसके अंदर जो सेल्स हैं उनका प्रोटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा है, सेल वॉल डिग्रेड हो रहा है बेटा,
बायोमोलिक्यूल्स डिग्रेड हो रहे हैं और वो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अब अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा बायोमोलिक्यूल्स किन चीजों के बने होते हैं, मिनरल एलिमेंट्स के बने होते हैं। मिनरल एलिमेंट्स के बने होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। we have carbohydrates, they are made of carbon, hydrogen, oxygen mainly। ओके, वही बात कर रहा हूं मैं। अब ये ओल्डर लीफ है, वहां सेल्स अंदर सेल वॉल डिग्रेड हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा है बेटे, बायोमोलिक्यूल्स अंदर इनकी डिग्रेडेशन हो रही है बेटा, दे आर बीइंग ब्रोकन डाउन। तो फाइनली क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, एजिंग होती है प्लांट्स में, जो जब अल्टीमेटली हम ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू व्हाट कॉल्ड एज मिनरल एलिमेंट्स। वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू व्हाट, मान लीजिए अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू व्हाट, मिनरल एलिमेंट। अब कोई भी हमारा एमी, मैंने मी लिखा, व्हाट इज मी, मी इज मिनरल एलिमेंट। अब इन मिनरल एलिमेंट्स को जाया नहीं होने देता है प्लांट, वो इनको रिलोकेट करता है टू द यंग ग्रोइंग पार्ट्स, ताकि वहां पे ये जरूरत लगी, क्योंकि मेरिस्टम्स आर व्हाट यू कॉल एज डिवाइडिंग, या दिस बड इज व्हाट यू कॉल एज ग्रोइंग, ये रिलोकेट हो जाते हैं। यानी कि अंदर बायोमोलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन हो गया, वो मिनरल एलिमेंट्स बन गए। अब इस मिनरल एलिमेंट को रिलोकेट करते हैं प्लांट्स, they are supplied to the young growing apical regions or young growing regions, buds or what you call as meristems, ताकि उनको ग्रोथ में मदद मिल जाए। तो this is something that is very programmed in nature, nothing goes like without logic। okay my dear students, अब एलिमेंट कितना जल्दी, कितना रेडिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द यंगर पार्ट्स, या कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मुश्किल से बहुत देर के बाद यहां पर रेडिली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, बहुत देर के बाद हो जाते हैं बेटे। द एलिमेंट्स विच आर रेडिली सप्लाइड या विच आर रेडिली मोबिलाइज्ड टू द यंग ग्रोइंग पार्ट्स, उनको मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स विच आर transported to the young growing parts but not that readily, they take time my dear student, those are called as immobile elements, they relatively take more time। okay, now it's very very clear what are mobile elements and what are immobile elements। mobile elements are those which are readily matlab fast, which are readily transported to the younger parts। by younger parts I mean this bud or this meristem, which are relative immobile elements which are not readily transported। इनको टाइम लगता है बेटा, they take time, relatively they take more time to get reach these younger parts। तो मोबाइल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट जो रेडिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं यंगर पार्ट्स के अंदर। और इमोबाइल किनको बोलते हैं, जो शाबाश शाबाश, जो बहुत टाइम तक सेंसेंट ऑर्गन में रहते हैं, बहुत देर तक इस ओल्डर पार्ट में रहते हैं, लास्ट में ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बेटे। यहां मेरे बच्चों एक अहम चीज जो आगे डिस्कस किया गया हुआ टेक्स्ट बुक में, मोबाइल की मोबिलिटी, एलिमेंट की, सॉरी मोबाइल की नहीं, एलिमेंट की मोबिलिटी इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ये गौर से सुन लेना, मैं अगले 2 मिनट 2.5 मिनट में बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। मैं कह रहा हूं आपको एलिमेंट मोबाइल है, एलिमेंट क्या है, मोबाइल, ये जल्दी जल्दी कहां पहुंचेगा, यंगर पार्ट्स में। तो पहले इसकी डेफिशिएंसी कहां देखने को मिलेगी, ओल्डर पार्ट्स में। नहीं समझा, मोबाइल एलिमेंट्स कौन, वो जो रेडिली कहां पर पहुंच जाते हैं, यंगर पार्ट्स में। तो ये जल्दी जल्दी कहां से निकला, ओल्डर पार्ट से, और कहां पहुंचा, यंगर पार्ट में। तो मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी जो है पहले ओल्डर पार्ट्स में देखने को मिलती है। तो मोबाइल एलिमेंट्स जो है इनकी डेफिशिएंसी, देयर डेफिशिएंसी इज फर्स्ट सीन इन ओल्डर पार्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी पहले यहां देखने को मिलती है ओल्डर पार्ट्स में, और जो इमोबाइल एलिमेंट होता है वो देर तक यहां पर रहता है, जब तक ना पूरा ये मतलब खत्म हो जाए, वो देर तक यहां रहता है। वो बिल्कुल लेट कहां पहुंचता है बेटा, यंगर पार्ट्स में। तो इनकी डेफिशिएंसी यंगर पार्ट्स में पहले को देखने को मिलती है, देयर डेफिशिएंसी इज फाउंड इन यंगर पार्ट्स। बस इतना याद रखना, ये आपके लिए काफी है, आपके नीट एग्जाम्स के लिए। इनकी डेफिशिएंसी, मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी पहले
कहां पर बेटे? ओल्डर पार्ट्स में, इमोबाइल की पहले यंगर पार्ट्स में। अब एक और सवाल जो आपको आ सकता है 1 में, इनकी एग्जांपल्स। मोबाइल एलिमेंट्स में आएगा आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड ऑल दैट। और यहां जो आएगा बेटा, यहां आपको आएगा कैल्शियम एंड सल्फर। बस याद रखो, कैल्शियम एंड सल्फर। यहाँ नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बाकी जो भी है कैल्शियम एंड सल्फर इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं बेटे। ये बहुत देर तक ओल्डर पार्ट्स में रहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? एसेंशियल एलिमेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बेटे।